तो सबसे पहले अपन क्या रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा लास्ट टाइम जो किया था, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में हमने देखा था रिएक्शन विद मेटल, हाइड्रोजन को सोडियम रिप्लेस करता है। जब रिएक्शन ऑफ मेटल्स आप रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद मेटल करते हो तो सोडियम मेटल जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ऑब्वियसली बिकॉज हाइड्रोजन बिहेव्स लाइक अ मेटल। There we find the formation of RONA, that is sodium alkoxide. Now this was a very important reaction that we have already done in HDA. This was the first step of Williamson's synthesis. हमने HDA में एक नेम रिएक्शन किया है जिसमें हमने ईथर बनाया था, जिसका फर्स्ट स्टेप ये है RONA, रोना रिएक्शन इसको मैं बोलता हूँ, दैट इज विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट रिएक्शन जो था वो था ऑक्सीडेशन, that is primary alcohol can be converted into aldehyde, secondary alcohol can be converted into ketone by oxidation. What are the reagents you can use for oxidation? That is either PCC or PDC or copper at 573. याद रखना, फिर से ध्यान से बोल रहा हूँ, रिपीट करना अपने दिमाग में, PCC, PDC और copper at 573. That is point number 1. Second point, when you say primary alcohol oxidized into aldehyde, secondary alcohol oxidized into ketone, this is in direct relation to what we have done in methods of preparation, जहाँ पर हमने aldehyde को reduce करके primary alcohol बनाया, ketone को reduce करके secondary alcohol बनाया। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हमने देखा था ऑक्सीडेशन में प्राइमरी से aldehyde, सेकेंडरी से कीटोन, तो टर्शरी से क्या बनता है, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एक्सेप्शन है बच्चों। अगर मैं टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करता हूं, इट विल नॉट गिव मी एल्डिहाइड और कीटोन, इट विल इंस्टेड गिव मी एन एल्कीन। अगर टर्शरी अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एल्कीन मिलेगा। और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आ जाता है, द टर्शरी अल्कोहल्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन अंडरगो नहीं करना चाहते, ये ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करते हैं। इंस्टेड इफ यू ट्राई टू ऑक्सीडाइज देम, दे विल अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन, और in this case you can say dehydration reaction to form an alkene. ऑब्वियसली जब हम लोग एलिमिनेशन या डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं, जैसे कि हमने अल्कोहलिक KOH के साथ में एलिमिनेशन किया था, किसका, HDA का, हमने अल्काइल हैलाइड का अल्कोहलिक KOH के साथ में एलिमिनेशन किया था, तब भी हमको एल्कीन मिला था। तो जहां भी आप एलिमिनेशन पढ़ो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये इसका प्रोडक्ट जो है वो एल्कीन होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि टर्शरी अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करने पर एल्कीन मिल रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन रियलिटी में हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अगर आपको वो ट्रिक करता है एग्जाम में, वो आपको ट्रिक करने की कोशिश करता है कि टर्शरी अल्कोहल दिया है और ऑक्सीडेशन करने को बोला और आप ट्राई कर रहे हो कि आप कोई प्रोडक्ट बनाओ, तो ध्यान से देखना कि टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। बोलो यस और नो। ठीक है, तो लेट्स गो बैक एंड सी अगेन। तो वी हैव रिटन प्राइमरी विल गिव यू एल्डिहाइड, secondary will give you ketone, tertiary will give you now alkene. That is important exception है। क्यों ऐसा होता है? अब सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ऐसा होता है, ठीक है मान लिया, आपने बोल दिया, हमने मान लिया कि भाई एल्कीन बनता है, सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? एनी आइडिया, एनी गेसेस कि ऐसा क्यों हो सकता है? दिस इज ड्यू टू steric hindrance on the tertiary group.
सिंपल बात है। टर्शियरी कार्बन एटम पे ढेर सारा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस ये मैंने आपको SN1 रिएक्शन में बताया था, जहाँ पर ये देखा था हमने कि भाई टर्शियरी अगर है तो इसके आजू बाजू क्या लगे हुए, बल्की ग्रुप्स लगे हुए। क्या लगे हुए यहाँ पे, बल्की ग्रुप्स लगे हुए, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल या जो भी उसका रिएजेंट है वो अटैक नहीं कर पाता। हमने ये देखा था बैक साइड अटैक होता है, SN2 में बैक साइड अटैक होता है, और SN1 में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। 2 स्टेप में क्यों हो रहा था वो रिएक्शन, इसीलिए हो रहा था 2 स्टेप में, बिकॉज वहां पर ढेर सारा क्या था, स्टेरिक हिंड्रेंस था। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आई। बहुत सिंपल बात है कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये ऑक्सीडेशन नहीं दिखाएगा। नाउ एक्चुअली स्पीकिंग ये आपके इतना इन डेप्थ है नहीं आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस में या बोर्ड्स के हिसाब से, पर साहिल आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाओ पेज नंबर 244, page 244 of your state board textbook. Everybody has the state board textbook. Go to page number 244. वहां पर एक रिएक्शन है, that is the next one that we are going to study, that is esterification. Now in your textbook they have mentioned the reaction as esterification, but it is a name reaction, and the name of the reaction 244, the name of the reaction is Fischer esterification. Now I want you to write there, आप वहां पर लिखोगे, that is reaction number 3, and it's a very important name reaction guys. It's called Fischer esterification. सबको मिला पेज 244, जस्ट बिलो द ब्लू बॉक्स एस्टेरिफिकेशन है, वहां पे आप एस्टेरिफिकेशन के आगे क्या लिखोगे, यू विल राइट द वर्ड फिशर. फिशर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, हरमन अमील फिशर, जिन्होंने ये रिएक्शन बताया था. ध्रुव, आर यू ऑनलाइन? आपको मिला कि नहीं मिला? मैं क्या इनविटेशन कार्ड भेजूं तब आप बोलोगे हाँ कि ना? अच्छा, ओके. फिशर एस्टेरिफिकेशन देखो, अब वहां पे सब लोग लिख लो पहले फिशर एस्टेरिफिकेशन. एस्टेरिफिकेशन के आगे नाम लिख लेना. और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. क्यों इंपॉर्टेंट है? दो कारण से. एक, इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप ट्रेसिंग करके उन्होंने कंफर्म किया था पहले तो. दूसरी बात कि ये बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट नोट के लिए डायरेक्टली बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एज अ शॉर्ट नोट इन योर बोर्ड एग्जाम. ये भी आप बाजू में नोट डाउन करके रखेंगे वहां पे बोर्ड एग्जाम में. शॉर्ट नोट आइदर फॉर 2 और 3 मार्क्स, 2 मार्क के लिए भी आ सकता है या 3 मार्क के लिए भी आ सकता है एज अ शॉर्ट नोट क्वेश्चन. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है आपके बोर्ड्स. नेम रिएक्शन है तो वो आपको कोई रिएजेंट या प्रोडक्ट वगैरह नहीं पूछेंगे, वो सीधा बोलेंगे राइट अ नोट ऑन फिशर एस्टेरिफिकेशन या एक्सप्लेन फिशर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, दैट्स इट. इतना पूछेंगे. अब फंडा क्या है जरा समझाता हूँ, बहुत इजी फंडा है. एसिड लेना है. व्हेन आई से एसिड व्हाट डज इट मीन? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? जब अपन एसिड बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ? बच्चों, व्हेन आई से एसिड, आप बताओ मुझे कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? Of course, carboxylic acid. Yes, correct. It is carboxylic acid. When you say acid, organic chemistry में आप acid बोलते हो तो वो carboxylic acid हुआ. सीधी बात है ना? तो when you say carboxylic acid, what functional group is it? Tell me.
अरे RCOOH ऐसा बोलना बाबा, COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे हो तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH। ये फंक्शनल ग्रुप है, यस और नो? अभी अल्कोहल को मैं उल्टा लिखता हूं, ध्यान से देखो, यहां पे मैं अल्कोहल को उल्टा लिख रहा हूं, HOR-। नाउ दिस बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू। नाउ द कंफ्यूजन विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज दैट सर हम लोग जब ये HO लिखते हैं यहाँ पे तो एस्टर लिखना हमको, चलो हम एस्टर भी लिख लेंगे, एस्टर तो इजी है, RCOOR- प्लस वाटर यानी कि H2O। ये बहुत इजी हो गया, ये बहुत आसान हो गया। अब फंडा जरा समझते हैं, इसका फंडा समझते हैं। मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं एसिड से OH और अल्कोहल से H लेकर वाटर बना सकता था, बोलो हाँ कि ना? ये एक ऑप्शन है जो मैंने रेड में बनाया बच्चों। अब दूसरा देखना ध्यान से, मैं ऐसा भी कर सकता था कि अल्कोहल से OH लेता और एसिड से H लेता। बात समझ में आ रही है कि वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे कि अल्कोहल H देगा और एसिड OH देगा, या तो अल्कोहल OH देगा और एसिड H देगा। ये पहले ये कंफ्यूजन जो है वो समझ में आया कि नहीं, बताओ हाँ कि ना? ये जेन्युइन क्वेश्चन है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, हम लोगों को अगर वाटर मॉलिक्यूल बनाना है HOH तो कहां से H लेना है, कहां से OH लेना है, पहले ये समझने की जरूरत है। बोलो यस और नो, है ना? अब यहां पे डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि अल्कोहल हियर इन दिस केस द अल्कोहल हैज टू बिहेव लाइक एसिड, मींस अल्कोहल हैज टू कंट्रीब्यूट H+। क्या समझ में आया आपको? अल्कोहल हैज टू कंट्रीब्यूट H+, तो ऑटोमेटिकली एसिड हैज टू बिहेव लाइक। अगर आप देखो एक H दे रहा है, एक OH दे रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस इज बिहेविंग लाइक एसिड एंड दिस इज बिहेविंग लाइक बेस। नाउ दिस इज हाईली आयरॉनिकल स्टेटमेंट, मैं आपको बहुत ऑपोजिट चीज बता रहा हूं। एसिड इज बिहेविंग लाइक बेस, एक्चुअली ऐसा बोला मैंने, समझा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड उसका नाम है एसिड, पर वो दे रहा है OH। बात समझ में आई सबको, है ना? तो यहां पर नोट करने जैसा पॉइंट ये है, नोट करने जैसा पॉइंट यहां पे ये है कि अल्कोहल कंट्रीब्यूट्स और अल्कोहल गिव्स H+ एंड एसिड गिव्स, एसिड नॉर्मली हमेशा H+ देता है, बट इस केस में ये एक्सेप्शन है। अब समझा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये रिएक्शन? क्योंकि यहां पर अल्कोहल गिव्स H+ एंड एसिड गिव्स OH-। बहुत ही सिंपल हो गया। अब नाउ इफ आई आस्क यू टू राइट एन एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। You can write, let's say, CH3COOH plus HOC2H5, ethyl alcohol, acetic acid plus ethyl alcohol, right? Then what will you have? You will have CH3COOC2H5 plus H2. Jonathan, you said something. Not able to hear you. Write that in the chat box. चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। आवाज नहीं आ रहा है आपका, चैट बॉक्स में लिखो। साहिल एंड ध्रुव, आपको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ मतलब जॉनथन आपके यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम बेटा। ओके केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स घर पे। ओके हाँ ओके कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, बेकिंग पाउडर या वॉशिंग पाउडर? सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ अब कार्बोनेट, हाँ बाप रे। ओके ठीक है वो मैं आपको कराता हूँ बाद में, बट अजीब है ऐसे, मतलब पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि घर पे बैठ के प्रैक्टिकल करो। ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं सोडियम कार्बोनेट के, मतलब सोडियम कार्बोनेट के रिएक्शन बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल वाले हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। ठीक है वो कर लेंगे हम, और वो वैसे भी एस ब्लॉक का है, वो 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, नहीं भी किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है कर लेंगे। जॉनथन अभी आवाज़ आई आपको? आपने वापस ये कर लीव करके ज्वाइन किया ना? हाँ ओके गुड। चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब हमने क्या देखा बेटा कि अल्कोहल विल गिव H+ एंड एसिड विल गिव OH-। तो यहाँ पर बना हमारे पास एस्टर। अब एस्टर की नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टर के नॉमेनक्लेचर में बहुत लोग मेसअप कर देते हैं। यहाँ देखना ध्यान से, ये ग्रुप जो है, ये जो ग्रुप है जिसपे मेरा कर्सर है अभी, ये वाला, ये ग्रुप है इथाइल, और ये किस एसिड से डिराइव किया था? ये एसिटिक एसिड से डिराइव किया था, तो इसका नाम है इथाइल एसिटेट। यहाँ पे क्या करना है, एस्टर का नॉमेनक्लेचर बहुत आसान होता है, जो एल्काइल ग्रुप लगा है वो पहले लिखना है, और जिस एसिड से वो डिराइव किया है वो एसिड का नाम लिख के पीछे लिख देना है एट, ATE। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट बनता है, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट बनता है, वैसे ही एसिटिक एसिड से एसीटेट बनेगा। बात समझ में आ रही है आई होप? अच्छा नेक्स्ट एक और लिख देता हूं मैं, एक और एग्जांपल लिखता हूं, इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। HCOOH प्लस HOCH3 मीथाइल अल्कोहल है और फॉर्मिक एसिड है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? नाम बता सकते हो प्रोडक्ट का भी? चलो नाम बताओ, प्रोडक्ट का नाम बताओ। फॉर्मिक एसिड तो है, मैं एस्टर प्रोडक्ट करेक्ट, वो एंट वाला करेक्ट, वेरी गुड। फॉर्मिक एसिड तो ये है, बट ये जो प्रोडक्ट बना है अपने पास उसका नाम क्या है? अभी मैंने क्या बोला कि अगर एसिटिक एसिड से एसीटेट बन रहा है तो फॉर्मिक एसिड से क्या बनना चाहिए लॉजिकली? अरे एसिटिक से एसीटेट तो फॉर्मिक से क्या? करेक्ट वेरी गुड, फॉर्मेट। और एल्काइल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है इसमें? वेरी गुड, तो आंसर क्या आ गया? मिथाइल फॉर्मेट। आसान आसान हो गया, मिथाइल फॉर्मेट। और एक एग्जांपल करते हैं, चलो। जैसा मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत सारे एग्जांपल इसमें लिखवा रहा हूँ आपको। सपोज आप कोई बड़ा वाला एसिड ले लो, कोई कॉम्प्लिकेटेड एरोमेटिक टाइप का, बेंजोइक एसिड ले लिया मैंने, क्या ले लिया? बेंजोइक एसिड, है ना, बेंजोइक एसिड, और मैंने इसको इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया, तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा? फंडे सेम रहेंगे। फंडे क्या है इसके कि भाई OH ये देगा, H ये देगा और वाटर निकलेगा, ये तो ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। द प्रोडक्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट।
COO C2H5. COO C2H5, that is your product. Tell me the name of the product. Chalo. If this was benzoic acid, then what will be the name of this product? Alkyl group क्या है? इथाइल है. और एसिड कौन सा था? बेंजोइक एसिड था. तो सॉल्ट कौन सा है? बेंजोएट. क्या समझ में आया इसमें गधे बच्चों कि आईसी एसिड जो लास्ट का है, हाँ, आईसी एसिड हटाओ और ATE लगाओ. क्या करने का? आईसी ऑफ कोर्स होता है. आपके घर पे केचप, टोमेटो केचप की बोतल है घर पे. टोमेटो केचप की बोतल में से कंटेंट्स देखना, उसमें सोडियम बेंजोएट लिखा हुआ मिलेगा. इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन फूड. हाँ, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट. अगर बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट करता है तो बेंजोएट भी एग्जिस्ट करेगा. ये याद रखना बच्चों. सिंपल मैंने आपको फंडा बताया. कोई भी, अच्छा ये चीज है ना आपके इनऑर्गेनिक में भी अप्लाई होती है. आपको अगर मैं बोलता हूँ नाइट्रिक एसिड का सॉल्ट, तो आप बोलते हो नाइट्रेट. अगर मैं बोलता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट, तो आप बोलते हो सल्फेट. मतलब आईसी एसिड हटाओ और ATE लगाओ तो सॉल्ट बन जाता है ना. तो अब यहां पर सेम लॉजिक नहीं लगा पा रहे हो. देखो, बेंजोइक एसिड क्या किया मैंने? आईसी एसिड हटाया और बेंजोएट यानी कि 8 लगाया. द वे आई एक्सप्लेन इट, मेरा आसान और इजी तरीका क्या है इसको समझने का, कि देखो ओरिजिनली बेंजोइक एसिड था और उसका लास्ट का हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या लगाया? इथाइल. मतलब इथाइल आया और हाइड्रोजन को खा गया, तो इथाइल एट द हाइड्रोजन. ऐसा याद रखेंगे, इजी हो जाएगा. बात समझ में आई? तो इथाइल बेंजोएट. बोलो येस और नो. दैट्स द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर हाउ टू नेम एन एस्टर. एकदम आसान. एक एल्काइल ग्रुप आया, हाइड्रोजन को खा गया, तो सिंपल है भाई, वो इथाइल ग्रुप का नाम पहले लिख दें. किसने खाया? इथाइल ने खाया. किस में से? बेंजोइक में से. तो आईसी हटाया, 8 लगाया. बहुत ही सिंपल बात होगी. तो पेज 244 पे जो रिएक्शन लिखा हुआ था वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, और उसके बाजू में आपको फिशर मैंने बोला था लिख देना कि भाई फिशर एस्टेरिफिकेशन. अब इसमें वो आपको जस्टिफिकेशन मांगेगा कि भाई फिशर एस्टेरिफिकेशन में जो ऑक्सीजन है वाटर मॉलिक्यूल का, वो एसिड में से आया था कि अल्कोहल में से आया था. तो हमने देख लिया कि वो एसिड में से आया था, क्योंकि अल्कोहल का कंट्रीब्यूशन क्या था? H+. ये मैंने नोट करके वहां पे लिख के दिया है. ठीक है ना? तो ये काफी इंपॉर्टेंट था. इसका उल्टा रिएक्शन भी होता है. इसका उल्टा भी होता है, जो हमने ऑलरेडी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देख लिया. मैंने आपको तब कहा भी था कि हाइड्रोलिसिस में बताऊंगा. तो मैंने कहा एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर प्लस वाटर. तो इसका उल्टा रिएक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? एस्टर को पानी में जब आप रिएक्ट करवाओगे तो एसिड प्लस अल्कोहल मिलेगा. बोलो यस और नो. है ना? तो यानी कि ये मेरा वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गया ऑफ अल्कोहल. सिंपल. हाइड्रोलिसिस में तो एस्टर को हम लोग हाइड्रोलाइज यानी कि पानी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. ये हो गया आपका अल्कोहल का फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस, जिसमें अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव करता है यानी कि H+ देता है ना. आप लोगों को याद होगा मैंने कहानी लिखवाई थी स्टार्टिंग में. जरा उस कहानी पे जाते हैं अपन. हाँ, यहां पे देखो मैंने क्या बोला था. फिशर एस्टेरिफिकेशन है ना एसिड के साथ. ये देखो इतना अच्छे से अपन लिखा था पूरा ये. और यहां पर अल्कोहल क्या दे रहा है बॉस? H+ दे रहा है. यहां तक क्लियर था. मैंने इसको क्रॉस किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले को क्रॉस किया हुआ. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि
कि अल्कोहल का जो एसिडिक या बेसिक है आपको वो ध्यान से याद रखना है। तो मैंने क्या बोला था, MO और A, मॉम को आया गुस्सा वाला, मैंने ऐसे बताया था ना। तो M से मेटल था, O से ऑक्सीडेशन था और A से था एसिड यानी कि फिशर एस्टेरिफिकेशन। ये तीनों में अल्कोहल बिहेव्स लाइक एसिड। अब हम लोग जाते हैं अल्कोहल के बेसिक रिएक्शंस वाले फंडे पे, अल्कोहल के बेसिक रिएक्शंस वाले फंडे पे, यानी कि यहां पर अल्कोहल इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट OH माइनस। अल्कोहल्स कैन फंक्शन लाइक एसिड्स एज वेल एज बेसिस। पहले हमने एसिड्स देख लिया, अब हम लोग बेसिस वाला रिएक्शन देखते हैं। यहां पर अल्कोहल्स बिहेविंग लाइक बेसिस। Basic reactions of alcohols where there is breaking of CO बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है मतलब अल्कोहल इज गोइंग टू रिलीज द OH माइनस। अल्कोहल इज गोइंग टू रिलीज द क्या, बोलो, और मेरे साथ साथ रिपीट करते जाओ। जब मैं बोल रहा हूं तब बोलते जाना है, रिपीट करते जाना है। बेसिक रिएक्शंस में अल्कोहल इज गोइंग टू रिलीज व्हाट, OH माइनस। एक जन बोल रहा है, बाकी दो क्या कर रहे हैं? अल्कोहल इज गोइंग टू रिलीज OH माइनस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। एसिड की तरह बिहेव कर रहा था तब H प्लस दे रहा था, यहाँ पे वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें जो पहला है वो हमने HDA में डिटेल में किया, मैं उसमें डिटेल में वैसे नहीं जाऊंगा। क्यों? पहला देखो बेसिक रिएक्शंस में PCl3, PCl5 और SOCl2, इसको हमने HDA में बहुत डिटेल में कवर किया है। आप अपने पुराने नोट्स एक बार रेफर कर लो, आपको इजीली याद हो जाएगा। मैं फटक से आपको सिर्फ एक रिवीजन तौर पे बता देता हूं 2 लाइन में। SOCl2 है ना, इसको हमने लिखा था डार्जेंस मेथड, बेस्ट मेथड था ये टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैशियस बाय प्रोडक्ट से तो प्योर एल्काइल हैलाइड मिलता है। ये सब कुछ सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद है, बोलो हाँ कि ना, और ऑनेस्टली बोलना। और नहीं याद है तो एटलीस्ट हैव दैट मच सिंसियरिटी दैट आफ्टर टुडेज लेक्चर गो बैक टू HDA चैप्टर एंड रीड, बिकॉज यू शुड बी वरीड कि अरे हाँ यार, सर ने बोला ये याद होना चाहिए था, मुझे याद क्यों नहीं है ये। तो ये आपको वापस जाके पढ़ना पड़ेगा। ये फिलहाल याद है, एटलीस्ट मेजर पार्ट याद है इसका सबको, पक्का हाँ कि ना, जो मैंने अभी बोला है ना। डार्जेंस मेथड, PCl3, PCl5, ये ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद था रिएक्शन विद HCl। नाउ दिस अगेन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये और एक शॉर्ट नोट है, अगर आप देखोगे तो जो मैंने शॉर्ट नोट ऐसा करके लिखा है ना, वो आप बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जब HCl के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हो तो सिर्फ HCl नहीं आएगा, आएगा एक्चुअली एनहाइड्रस। क्या आएगा? एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में, HCl विद एनहाइड्रस ZnCl2। ध्यान देना, HCl with anhydrous ZnCl2. Now this HCl plus anhydrous ZnCl2 का mixture, this combination is called Lucas reagent। क्या बोलते हैं इसको अपन? रिपीट करो, क्या बोलते हैं इसको अपन? Lucas reagent। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? Lucas reagent। HCl plus anhydrous ZnCl2 is Lucas reagent। अब ये लुकस रिएजेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने क्या बोला, शॉर्ट नोट में आएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। यानी कि सपोज उसने आपको 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब दे दी और बोला कि एक में प्राइमरी अल्कोहल है, एक में सेकेंडरी अल्कोहल है और एक में टर्शरी अल्कोहल है। आप बताओ किस में प्राइमरी है, किस में सेकेंडरी है, किस में टर्शरी है। तो आप क्या यूज करोगे बच्चों? कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? बोलो। तो आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे?
बोलो, विच रिएजेंट आर यू गोइंग टू यूज? अगर वो आपको बोलेगा कि डिस्टिंग्विश करो, आइडेंटिफाई करो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे? यानी कि एकदम सिंपल भाषा में बोले तो 3 टेस्ट ट्यूब ले लो। चलो मैं आपको एक बहुत ही गंदा सा डायग्राम, मेरी ड्राइंग इतनी खास तो है नहीं, बट एक गंदा सा डायग्राम बनाते हैं अपन। 3 टेस्ट ट्यूब है अपने पास, तीनों में अल्कोहल है, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शियरी, अपने को मालूम नहीं है। तीनों में मैं क्या करूंगा, मैं लुकास रिएजेंट ऐड कर दूंगा, ऐसा करूंगा मैं, तीनों में लुकास रिएजेंट डाल दूंगा। अब लुकास रिएजेंट ऐड करने से क्या होता है? लुकास रिएजेंट ऐड करने से टर्बिडिटी डेवलप्स। क्या होता है? टर्बिडिटी डेवलप होती है इन द सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे सर टर्बिडिटी क्या होती है? नींबू पानी को ध्यान से देखोगे ना, अपन नॉर्मल पानी अपने को ट्रांसपेरेंट दिखता है, यानी कि सी थ्रू दिखता है। अगर नींबू पानी को ध्यान से देखेंगे तो इट हैज दैट हेजी अपीयरेंस, चौकी अपीयरेंस, जैसे साबुन का पानी या नींबू का पानी। ये मैंने सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में बताया था, आपको याद होगा, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव चैप्टर में, ठीक है, उसके स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो उस जो सॉल्यूशन जहां पर हेजी होता है ना, क्लियर नहीं होता सॉल्यूशन, उसको अपन क्या बोलते हैं? टर्बिड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टर्बिड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? टर्बिड सॉल्यूशन। तो हम लोग जब लुकास रिएजेंट डालते हैं, किसी भी अल्कोहल कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होता है? टर्बिडिटी डेवलप होती है। अब कब टर्बिडिटी डेवलप होती है, इसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि प्राइमरी था कि सेकेंडरी था कि टर्शियरी था। आप पूछोगे कैसे, तो मैं बता दूं। एक टेस्ट ट्यूब ऐसा था जिसमें इंस्टेंटली, मतलब तुरंत टर्बिडिटी हो गई, इंस्टेंट। ऐसा आपने लुकास रिएजेंट डाला और टर्बिड हो गया, ऐसा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, ऐसे आपने बस डाला और टर्बिड हो गया, तो उसको अपन बोलेंगे टर्शियरी वाला। क्या सा बोलेंगे? टर्शियरी वाला। एक जिसमें 5 मिनट्स लेता है। अभी हमने केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ा है, देखो अपन ने जितना जो अभी तक पढ़ा है वो अपने को कितना यूजफुल है। मैंने सॉल्यूशन कॉलिगेटिव के हिसाब से बता दिया टर्बिड क्या है, मैंने केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से बोला रेट ऑफ रिएक्शन, जो इंस्टेंट हो रहा है वो फास्टेस्ट है, फिर जो 5 मिनट में हो रहा है वो मीडियम है। एवरीवन अग्रीज, यस और नो? और एक जो हो रहा है, जो 20 मिनट में हो रहा है विद हीटिंग, आफ्टर हीटिंग, मतलब स्टार्टिंग में तो होता ही नहीं है, आफ्टर हीटिंग भी ये 20 मिनट के बाद होता है, तो ये 20 मिनट के बाद टर्बिड हुआ। जो इंस्टेंटली हुआ वो टर्शियरी है, जो 5 मिनट के बाद हुआ वो सेकेंडरी है, और जो 20 मिनट के बाद हुआ वो प्राइमरी है। तो क्या इसने हम लोगों को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प किया? बोलो हाँ कि ना, है ना? तो बहुत ही सिंपल, और ये आपको प्रैक्टिकली करने का मौका भी मिलेगा। मोस्टली कॉलेज में आपको ये देंगे, प्रैक्टिकल्स में आपको ये करने का मौका मिलेगा, और बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब दिए, सपोज एक में एन ब्यूटाइल दिया है प्राइमरी, दूसरे में सेक ब्यूटाइल दिया है सेकेंडरी, तीसरे में टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल दिया टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों दिया हुआ है, और आपको बोलेगा भाई डिस्टिंग्विश करो, तो आप क्या करोगे? चुपचाप उठा के लुकास रिएजेंट का आपको पाउडर वो दिया रहेगा, सॉल्यूशन बना के दिया, नॉट पाउडर सॉरी, सॉल्यूशन बना के दिया रहेगा, ZnCl2 को HCl में डिसॉल्व करके लुकास रिएजेंट बनाया होगा। आपको बोलेगा कि 4-4 ड्रॉप तीनों टेस्ट ट्यूब में डालो और ऑब्जर्व करो किसमें फटाक से टर्बिडिटी हुई, टर्शियरी, किसमें 5 मिनट बाद हुई, सेकेंडरी, किसमें 20 मिनट के बाद हुई या हुई ही नहीं, बिना हीटिंग के तो होती ही नहीं है, हीटिंग करोगे तो 20 मिनट के बाद होती है, वो प्राइमरी। क्यों ऐसा हुआ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर रिएक्टिविटी, आप मुझे बताओगे रिएक्टिविटी किसकी सबसे फास्ट है बच्चों? टर्शियरी की सबसे फास्ट है। वेरी गुड। तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? शॉर्ट नोट जब मैं लिखूंगा तो मेरा कंक्लूजन होगा, मैं बोलूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद HX। अगर मैं अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी विद HX देख रहा हूं, HX यानी कि HCl की बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज टर्शियरी इज मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। बोलो हाँ कि ना? सही है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। एग्जाम में ये गंदा सा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम आपके रेफरेंस के लिए। आपको मेनली क्या करना है,
आपको लिखना है कि ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, इसके अंदर के कंपोनेंट्स HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, इसका नाम लूकास रिएजेंट। तो अच्छा, इसका नाम लूकास रिएजेंट है बट मैं इसको लूकास टेस्ट बोलूंगा क्योंकि इट हेल्प्स मी टू टेस्ट विच वन इज प्राइमरी, विच वन इज सेकेंडरी, विच वन इज टर्शियरी। अग्रीड? बहुत ही सिंपल है। तो मैं लूकास रिएजेंट को बोलूंगा लूकास टेस्ट। सो आपको पेज नंबर 245 पे नीचे से बॉटम से थर्ड लाइन, नीचे से बॉटम से थर्ड लाइन, सबको वो लाइन मिली क्या चेक करो। ध्रुव, यू आर गोइंग टू रीड आउट दैट लाइन फॉर एवरीबडी। पेज 245 नीचे से थर्ड लाइन पढ़ो। पढ़ो जोर से। क्लियर हुआ? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखो, HCl के साथ में एनहाइड्रस ZnCl2, पर टेक्स्ट बुक में ये वर्ड नहीं लिखा है। कौन सा वर्ड? लूकास रिएजेंट नहीं लिखा है, पर आप लिखेंगे, आप वहां पर मेंशन करेंगे पेज 245 पे। जब एनहाइड्रस ZnCl2 लिखा है ना, वहां पे आप लिख दोगे, ये बाजू में लिख दोगे आप सब लोग लूकास रिएजेंट और लूकास टेस्ट, और बाजू में नीचे क्या लिखेंगे? यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। चलो लिखो जल्दी जल्दी। लिख लिया बच्चों? ओके, just 1 second. ओके, सो ये आपका जो मैं वो चेक कर रहा था, वो आपका रिड्यूस सिलेबस का जो एक है ना, रिड्यूस सिलेबस में टेक्स्ट बुक में इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को, पर जो न्यू सिलेबस वो लोग ने अपडेट किया ना, उसमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके, सो दैट इज योर HCl के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट, HCl का जो रिएक्शन है वही सेम मैकेनिज्म HBr और HI का भी है। यहाँ पे अभी ध्रुव ने पढ़ा कि यहाँ पर मैकेनिज्म जो है, यानी कि जो फंडा है HCl के साथ में, वही सेम फंडा HBr या HI के साथ में भी है। तो मैं जनरलाइज करके बोल सकता हूँ HX। नाउ जनरल रिएक्शन में आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, जनरल रिएक्शन of alcohol with HX. Now HX can mean HCl, HBr, HI, anything. अगर HCl है तो एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। ये भी क्लियरली अभी हमने पढ़ा। ROH plus HX gives RX plus H2.
सिंप्लीफाइड वर्जन, यस, इजी, ये जनरल रिएक्शन। खैर, हमने मेन वाला लूकस वाला कर लिया। लास्ट रिएक्शन जो है, तो बेसिक वाले टेबल में हमने लिखा था पहला PCl3 PCl5 SOCl2, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI, वो भी किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन इज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या है देखो, इज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन, टेल मी। डिहाइड्रेशन शब्द का मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या, टेल मी। अरे बोलोगे? वाटर लॉस, सिंपल वर्ड्स में वाटर लॉस है ना, रिमूवल ऑफ वाटर बोल सकते हैं, या फिर डिहाइड्रेशन को वाटर लॉस बोल सकते हैं इन जनरल। ना यहां पर हमको इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करनी है, डिसेंट या स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन से हैं हमारे पास। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, दो रिएजेंट्स है हमारे पास। एक है H2SO4, हमारा यूनिवर्सल, वन ऑफ द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स इज H2SO4। आपको कोई पूछे कि भाई ऑक्सीडेशन के लिए क्या यूज करोगे, तो आप फटाक से बोलते हो हाँ सर KMnO4 यूज करेंगे या K2Cr2O7 यूज करेंगे। वैसे कोई आपको पूछे कि भाई डिहाइड्रेशन के लिए क्या यूज करोगे, तो फटाक से बोलने का H2SO4 यूज करेंगे सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता, ध्यान देना। अच्छा, साथ में दूसरा क्या ऑप्शन है आपके पास, Al2O3। अब Al2O3 आपके लिए नया है, इसका नाम है एल्यूमिना। क्या नाम है इसका, बोलो क्या नाम है, एल्यूमिना। तो आपके स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स में, गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स में ये दो आते हैं, एक आता है H2SO4, एक आता है Al2O3। अब मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके देता हूं, इस रिएक्शन को याद कैसे करना है, ध्यान से देखना। याद करना बहुत ही आसान है। मैं बोलता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अच्छा, अभी हमने देखा कि सारे रिएक्शंस, ये जो बेसिक वाले सारे रिएक्शंस है, उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या थी, अभी लास्ट प्रीवियस पेज पे ही देखा हमने। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के बीच में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा था? अभी देखा हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा था जब अल्कोहल बेस की तरह बिहेव करे? टर्शियरी, ऑब्वियसली, वेरी गुड। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन इज टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। ये तो पक्की बात थी। मतलब इसका दैट इज, मैं ऐसा लिख सकता हूं, विच मीन्स दैट टर्शियरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रेडिली get readily or easily dehydrated. Does it mean the same thing, yes or no? Tell me. When I say order of reactivity is tertiary is greatest, क्या इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो सकता है कि टर्शियरी अल्कोहल्स को डिहाइड्रेट करना बहुत ही आसान है? बोलो हाँ कि ना। अब आज का लेक्चर हमने इसी पे शुरू किया था कि ऑक्सीडेशन करने गए टर्शियरी अल्कोहल का, लेकिन वो डिहाइड्रेट हो गए, एलिमिनेशन में चले गए। ऑक्सीडेशन रेजिस्ट करते हैं, डिहाइड्रेशन पसंद करते हैं, हेंस प्रूव हो गया। हेंस प्रूव हो गया हाँ कि ना, है ना। तो दोनों तरीके से अपन ने देखा कि वो अल्टीमेटली एल्कीन बनाएंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि वो कैसे कर रहे हैं। और वो करने के लिए मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताता हूं। टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल।
काम करता है। जब आप डिहाइड्रेशन करोगे यानी कि एलिमिनेशन करोगे अल्कोहल का, जब आप एलिमिनेशन यानी कि डिहाइड्रेशन करोगे तो H2SO4 नहीं तो एल्यूमिना, ये यूज करोगे। तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो समझ में आ गया, ऊपर लिखा है आपने, या तो हम H2SO4 यूज करेंगे या तो हम एल्यूमिना यूज करेंगे। ठीक है, मान लिया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं H2SO4 यूज करना चाहता हूं तो मुझे बताओ जो सबसे, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सोच के बताना मुझे, ठीक है। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसको H2SO4 की ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लगेगी कि कम? Will it require less concentration or more concentration of sulfuric acid to react? The one that already has highest reactivity, will it require less or more? Tell me. Less. कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, ये तो लेस चाहिए होगा। वेरी गुड। तो यहां पर मेरे को चाहिए 95% H2SO4। किसमें? प्राइमरी में, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी देखो कैसी थी, लीस्ट थी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? हाँ कि ना बोलो। ये 60% और ये आपका 20%, मतलब टर्शियरी ऑलरेडी इतना रिएक्टिव है कि 20% डाइल्यूट H2SO4 में भी उसका काम हो जाता है। बहुत आसान हो गया, रिएक्शन हो गया हमारा। ये क्या बनाता है बॉस? एल्कीन। ये क्या बनाता है? एल्कीन। ये क्या बनाता है? एल्कीन। तीनों क्या बनाएंगे? एल्कीन बनाएंगे सर, सिंपल। तो ये भी एल्कीन देगा, ये भी एल्कीन ही देगा, ये भी एल्कीन ही देगा, करस्पॉन्डिंग एल्कीन। बस जो भी अल्कोहल था उसका करस्पॉन्डिंग ये एल्कीन बना के देगा। अच्छा, यहां पर एल्यूमिना, ये भी एल्कीन देगा, ये भी एल्कीन देगा, ये भी एल्कीन देगा। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन कितना इजी हो गया कि प्रोडक्ट तो पहले ही फिक्स है, क्या बनने वाला है? एल्कीन। क्योंकि एलिमिनेशन वर्ड यूज किया ना यार, एलिमिनेशन वर्ड यूज किया तो एल्कीन बनने वाला है। तो कॉमन सेंस की बात हो गई। पर जब Al2O3 यूज कर रहे हो तो टेम्परेचर का गेम है बॉस। किसका गेम है? टेम्परेचर का। और H2SO4 यूज कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन, परसेंटेज का गेम है। तो परसेंटेज का गेम तो सिखा दिया कि प्राइमरी में 95, सेकेंडरी में 60 और टर्शरी में 20। ये क्लियर है? अब आते हैं एल्यूमिना में। तो प्राइमरी में 623 केल्विन पे हीट करने का, सेकेंडरी में 523 केल्विन पे हीट करने का, और टर्शरी में 423 पे ही काम हो जाता है। अगेन सेम लॉजिक है, टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव था तो उसको ज्यादा हीट करने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर कम चलेगा। बोलो हाँ कि ना। और प्रोडक्ट हर जगह बनेगा करस्पॉन्डिंग एल्कीन। कितना आसान हो गया बॉस? समझ में आया सबको? हाँ कि ना, है ना? अच्छा, नाउ आई वॉन्ट यू टू गो टू पेज 245, पेज 245, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन। मिला? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन्स, है ना, पैराग्राफ में दिया हुआ है और उसमें बोल्ड में लिखा है सेट-ज़ेफ रूल। अब बिकॉज आप लोगों ने 11th में उतना डिटेल में किया नहीं होगा, आई एम गेसिंग, मैं आपको सेट-ज़ेफ रूल सिखाऊंगा। एक्चुअली वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि क्लास 11 का टॉपिक है, आपको आना चाहिए, बट आई एम श्योर आपको नहीं आता होगा। कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूं। यहां तक क्लियर है कि मैंने H2SO4 नहीं तो Al2O3, H2SO4 नहीं तो एल्यूमिना यूज किया। H2SO4 है तो मैं कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग रखूंगा, और एल्यूमिना है तो मैं टेम्परेचर अलग अलग रखूंगा बच्चों। अच्छा, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट
कि भाई सेटजेफ रूल क्या है, तो आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। इस कंपाउंड का नाम बताओ, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताओ। 4 कार्बन है मतलब ब्यूटेन, चार कार्बन है मतलब ब्यूटेन है। अल्कोहल कौन से पोजीशन पे इसमें? सेकंड पोजीशन पे OH है, तो ब्यूटेन 2 ऑल। बोलो हाँ कि ना। सबको ये समझा? बहुत इजी है नॉमेनक्लेचर, तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमने ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर वैसे किया हुआ है। तो ब्यूटेन 2 ऑल। अब फंडा ये बोलता है, अच्छा पहले बताओ ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी कि टर्शरी? इतना तो यार आना ही चाहिए। ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी? बताओ जल्दी। OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उसका नेचर क्या है? प्राइमरी के सेकेंडरी के टर्शरी? सेकेंडरी। वेरी गुड। OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उसका नेचर सेकेंडरी है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। मतलब अगर मैं H2SO4 यहां लिखता हूं तो मैं परसेंटेज क्या लिखूंगा बच्चे? परसेंटेज लिखूंगा 60। एकदम क्लियर हो गया ऑटोमेटिकली, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल है, मुझे पता है। अब सवाल आपके दिमाग में क्या आता है, आपके कंफ्यूजन कहां पे चालू होते हैं कि सर मैं HOH ऐसा निकालूं या सर मैं HOH ऐसा निकालूं। डिहाइड्रेशन करना है मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, तो OH तो ठीक है यहां से मिलेगा, पर हाइड्रोजन इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। ये सवाल आता है, ये कंफ्यूजन आता है। आ रहा है ये कंफ्यूजन? तो उस कंफ्यूजन को दूर कैसे करने का, कि ग्रीन वाला करूं कि रेड वाला करूं, इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करने का? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास है बॉस सेटजेफ रूल है। क्या है? सेटजेफ रूल। ये ऐसे भी निकाल सकते हो वाटर, और ऐसे भी निकाल सकते थे। मतलब कि मैं बीच वाले कार्बन से निकालूं कि फर्स्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालूं, ये मेरे को सवाल है। तो सेटजेफ रूल बहुत लंबा चौड़ा सा आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में। स्टेटमेंट तो वैसे भी आपको सुनने में और समझने में इंटरेस्ट नहीं होगा, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। सेटजेफ का मतलब है जिसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है ना, उसके पास से ले लो। क्या करने का? जिसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है, ध्यान से सुनना, जिसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है उसके पास से ले लो। तो अब मुझे बताओ फर्स्ट वाले कार्बन से जाएगा H या थर्ड वाले से जाएगा? बताओ। थर्ड वाले से ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पास 2 हाइड्रोजन ही थे। नोटिस करना मेरा कर्सर जहां पे, ये CH और H था, जबकि ये CH2 और H था। मतलब इसके पास 3 थे, इसके पास 2 थे। तो क्लियर हो गया कि करेक्ट वाला कौन सा है, रेड वाला कि ग्रीन वाला बच्चों? रेड वाला करेक्ट है कि ग्रीन वाला सर्कल करेक्ट है? रेड वाला। वेरी गुड। हाँ, इसका मतलब कि मेरा एलिमिनेशन बीच वाले कार्बन से होगा, तो यहां पर CH3 तो रहेगा एज इट इज, क्योंकि ये तो जा नहीं रहा अभी। इसको हटा देता हूं। हाँ, अब क्लियर हो गया। और CH डबल बॉन्ड CH और CH3, यानी कि ब्यूट-2-ईन मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या बोलता है? सिंप्लीफाइड वर्जन आई एम गिविंग यू। रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बन विच ऑलरेडी हैज लेसर। जो गरीब है ना उसको जो ऑलरेडी गरीब है उसको लूट लो। ये फंडा है सेटजेफ रूल का। सेटजेफ रूल गवर्नमेंट के जैसी है। मिडिल क्लास आदमी है उसके ऊपर और लोन दे दो, उसको टैक्स दे दो। वैसा है यहाँ पे कि भाई जो ऑलरेडी कम है, बेचारा गरीब है, इसके पास 2 ही हाइड्रोजन थे, उसके पास 3 थे, किससे लेंगे? 2 वाले से लेंगे। ये होता है सेटजेफ रूल।
बात समझ में आ गई है ना? क्लियर है? इजी है ये? तो ये हुआ सेडजेफ रूल। तो ये सेडजेफ रूल बोलता है ब्यूटेन टू ऑल का ब्यूट 1 इन मेजर नहीं बनेगा, ब्यूट 2 इन मेजर बनेगा। आपको ऐसा एक और रूल मैंने मार्कोनिकॉफ सिखाया था पिछले चैप्टर में। मैंने आपको मार्कोनिकॉफ रूल बताया था पिछले चैप्टर में, और इनफैक्ट इस चैप्टर में भी एसिड कैटलाइजेशन एटलीस्ट एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में मार्कोनिकॉफ रूल बताया था। वहां पे बोला था नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी सेम फंडा, यहाँ पर उल्टा है कि रिमूवल इज फ्रॉम द वन दैट हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। वहां पर एडिंग इज टू द वन दैट हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर रिमूवल इज फ्रॉम द वन दैट हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? गुड। ओके, सो ये हो गए आपके सारे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल के सारे रिएक्शन खत्म। ओके, अब हम लोग जाते हैं फिनॉल्स पे। फिनॉल्स का फंडा समझते जरा। तो फिनॉल्स क्या थे? मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल में करवाया कि भाई फिनॉल क्या है। तो बोलोगे सर फिनॉल्स एरोमेटिक अल्कोहल है। फिनॉल्स आर नथिंग बट एरोमेटिक अल्कोहल्स, यानी कि इस तरह से OH सिंपल। यानी कि इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग लिखते थे AROH, जैसे कि अल्कोहल का ROH लिखते थे, फिनॉल का लिखते हैं AROH। और कोई मुझे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा तो मैं बोलूंगा C6H5OH। सिंपल एज दैट बॉस, C6H5OH। अच्छा, बाय द वे बिफोर आई फॉरगेट, Jonathan, you have a lecture after this? हाँ, तो मैंने वो, क्योंकि आपका कल रिप्लाई नहीं आया मेरे को, साहिल का आया, ध्रुव का आया। टाइमिंग को लेके मैंने पूछा था ना, टाइमिंग मेरे को एक्सटेंड करके आज एक्स्ट्रा लेना है करके। हाँ, उसके बाद अभी इसके बाद आपका फिजिक्स या मैथ्स नहीं है ना? ध्रुव, आपका आदिल सर का कब है? अच्छा, ओके। तो अगर बीच में सडनली उनका मैसेज आ जाए तो मुझे बता दे। आज क्या है? फ्राइडे ना? संडे, दिस संडे ओनली आई विल बी एबल टू कम, क्योंकि संडे मेरे लेक्चर्स कम है तो मैं संडे को आ जाऊंगा। ठीक है? अच्छा, फिनॉल्स को हम लोग एरोमेटिक अल्कोहल, क्या? हाँ, अरे नहीं, वो एडिटिंग, अरे उसका एडिटिंग नहीं हुआ, मेरा नेट ही पूरा डाउन था रे बाबा, मेरा एडिट नहीं हुआ। वो जो बीच बीच में अपन डिस्कशंस करते हैं ना, उसको कट करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है। तो उसको एडिट नहीं किया मैंने, मेरा वो नेट डाउन था ना। ठीक है, आज बैठ के सब एडिट करूंगा मैं। ये लेक्चर, आज के लेक्चर होने के बाद सब एक साथ एडिट करता हूँ। अच्छा देखो, फंडा समझो, फिनॉल्स आर एरोमेटिक अल्कोहल्स, ठीक है? और फिनॉल्स एरोमेटिक अल्कोहल है, ये तो पक्की बात है। और ये इंपॉर्टेंट है कि फिनॉल का जो प्रॉपर्टी है, फिनॉल का जो प्रॉपर्टी है वो अल्कोहल से कैसा अलग है, वो ध्यान से देखना। तो फिनॉल्स एरोमेटिक है, अल्कोहल एलिफेटिक है, ये तो ठीक है। दूसरा कि अल्कोहल्स में OH ग्रुप इज अटैच्ड टू, इज बॉन्डेड टू sp3 वाला कार्बन, इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। जबकि फिनॉल्स में OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू क्या? sp2 कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्योंकि फिनॉल और अल्कोहल का मेजर, यानी एक बोलते हैं ना, एक फंडामेंटल डिफरेंस इससे पता चलता है। एक में sp2 से जुड़ा हुआ है, एक में sp3 से जुड़ा हुआ है। कैसे अपन पहचानते हैं, इसकी भी मैंने शॉर्टकट आपको ट्रिक बताई थी, ज्यादा कुछ हाईफाई इसमें घुसने की जरूरत नहीं है।
जिसमें सब सिंगल बॉन्ड होवे sp3, जिसमें डबल बॉन्ड होवे sp2। तो फिनॉल में तो डबल बॉन्ड है ना बेंजीन रिंग का, बोलो हाँ कि ना। तो sp2, सीधी बात है, sp2 कैरेक्टर। अच्छा, हमारी कहानी कहां तक पहुंची थी? हमारी कहानी याद है आप लोगों को? हमारी ये कहानी थी, क्या कहानी थी? अलका और अल्केश ने आज की ऐसी गंदी हरकत कि मॉम को आया गुस्सा और पापा के हाथ से हुई है धुलाई। ये याद है सबको, है ना? अच्छा, तो अब जो हमारी कहानी आगे बढ़ती है कि भाई मम्मी ने गुस्सा कर लिया, पापा ने धुलाई कर दी, तो बच्चों को क्या मिला? सबक मिला, लेसन मिला कि भाई दारू नहीं पीने। तो अब कहानी देखो मैंने कैसे लिखा इसको, आपको याद हो जाएगा पूरा चैप्टर। हंसना नहीं, समझना, लेकिन बहुत मज़ा भी आएगा और आपको पूरा का पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। देखो, तो जब इन लोगों ने बोला कि भाई अब धुलाई भी हो गई, अब मार पड़ी, डांट पड़ी, तो अब दारू नहीं पिएंगे, तो अब क्या करेंगे? तो बोले अभी हम लोग कॉफ़ी पिएंगे। अब कॉफ़ी पीने के लिए ये लोग गए CCD, एंड दे रियलाइज दैट द कॉफ़ी इज बकवास एट CCD। कॉफ़ी इज बकवास एट CCD। ये आपके हो गए MOPs ऑफ फिनॉल्स, यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देखो यहाँ पे हमारे 5 मेथड फिनॉल्स के कंप्लीट हो जाएंगे। समझा स्टोरी कैसे आगे बढ़ी? वो लोग ने अल्कोहल पिया, फिर डांट पड़ी, मार पड़ी, फिर कॉफी वो लोग ने डिसाइड किया कि ठीक है अभी कॉफी पीते हैं। उसके लिए CCD गए, लेकिन रियलाइज किया कि कॉफी बहुत ही बकवास है, तो ऐसे लिखने का कॉफी इज बकवास एट CCD। सिंपल। क्या इसमें से पता चला? C यहां पर है क्लोरोबेंजीन। क्या है बच्चों? आप मेरे साथ रिपीट करोगे, क्या है? क्लोरोबेंजीन। बोलो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो C से आया क्लोरोबेंजीन, B से आया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हर एक वो रिएजेंट है जिसको यूज करके, हर एक वो सबस्ट्रेट है जिसको यूज करके मैं फिनॉल बनाने वाला हूँ। ये तो किसी गधे को भी समझेगा, ऊपर लिखा है देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मतलब क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल। तीसरा अगेन मेरे साथ आप रिपीट करोगे, तीसरा है वापस क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। मतलब पहला भी क्लोरोबेंजीन है, तीसरा भी है। मतलब क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के 2 तरीके, फर्स्ट और थर्ड दोनों में आएगा। चौथा है क्यूमीन। चौथा है क्या है? बोलो, चौथा क्या है? क्यूमीन। बोलो क्यूमीन। अच्छा, क्यूमीन वाला जो है ये कमर्शियल मेथड भी है। मतलब अगर कमर्शियली इंडस्ट्रियल लेवल पर आपको फिनॉल क्रिएट करना है, मैन्युफैक्चर करना है बच्चों, तो आप क्या यूज करोगे? क्यूमीन वाला मेथड यूज करोगे। क्यूमीन वाला मेथड यूज करोगे। और 5th यानी कि D जो लास्ट है वो है डाइअज़ोनियम सॉल्ट। बोलो क्या है? डाइअज़ोनियम सॉल्ट। बोलो क्या है? अरे गधे बच्चों रिपीट करो, डाइअज़ोनियम सॉल्ट। डाइअज़ोनियम सॉल्ट। अभी हर एक को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो पहले हमने देखा क्लोरोबेंजीन, दूसरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तीसरा वापस क्लोरोबेंजीन, चौथा क्यूमीन और पांचवा डाइअज़ोनियम सॉल्ट। कैसे याद रखने को बोला था? ट्रिक बताई थी, कॉफी इज बकवास एट CCD, है ना? अपने IC कॉलोनी में CCD था, वो तो बंद हो गया। मेरे घर के बाजू में यहाँ पे था, इतनी गंदी कॉफी बनाता था, बंद कर दिया उसने। ठीक है, हाँ तो बकवास कॉफी थी, CCD बंद हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखता है, इजी। अब हम लोग देखेंगे क्लोरोबेंजीन के साथ में कैसे बना। तो नंबर 1, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में नंबर 1। बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है ये? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ चलो स्टोरी बता दी बस, ऐसा नहीं। आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही है ना, ये वाली पार्ट? ओके ओके गुड। तो देखो अभी अपने को क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। तो पहले अच्छा, आप लोगों को कहाँ पे दिक्कत आती है मैं बताता हूँ। एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि देखो सर ने क्लास में बताया तब मेरे को समझ में आया, पर एग्जाम में मेरे को लिखने को नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं रट्टा मार के जाता हूँ।
मैं ऐसा सोच के जाता हूँ कि हाँ क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, फिर मैं सोचता हूँ अच्छा हाँ क्लोरोबेंजीन फिनॉल। अगर मैं इस पूरे रिएक्शन में एक वर्ड भी भूल गया तो मैं पूरा रिएक्शन भूल जाता हूँ। ये प्रॉब्लम होती है ज्यादातर बच्चों की। तो मैं आपको उसके लिए भी बताता हूँ एक ट्रिक कि आपको कैसे सिंप्लीफाई करना अपना काम, इस चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर। फंडा क्या करना है आपको, अगर आपको रिएजेंट याद नहीं रहते, रिएक्शन के कंडीशंस याद नहीं रहते, कोई चिंता की बात नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर समझ लो। अब क्लोरोबेंजीन, तो मुझे अगर कुछ नहीं आता इस रिएक्शन के बारे में, एटलीस्ट मैं इतना स्ट्रक्चर, नाम से स्ट्रक्चर तो बना सकता हूं कि नहीं, कि ये बेंजीन है उसमें क्लोरो लगा हुआ है, बोलो हाँ कि ना। यस। और फिनॉल, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर देख के, कम से कम नाम देख के स्ट्रक्चर बना लूं। हाँ ओके सर, हमको समझ में आ गया, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, मतलब एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो हमने पकड़ लिया सर। ओके, अब याद करो, मैंने आप लोगों को एल्डिहाइड और सॉरी हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स HDA चैप्टर में RX प्लस KOH एक्वस, याद है? एक्वस, एक्वस वाज फॉर, मैंने बोला था मैं बार बार पूछूंगा और ये आना चाहिए फट से। एक्वस KOH इज फॉर, वेरी गुड, एक्वस KOH इज फॉर सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक KOH इज फॉर एलिमिनेशन। तो यहां पर मैंने एक्वस लिखा है तो सब्स्टिट्यूशन होता है, तो आप बोलते हो हाँ सर, X जाएगा, OH आएगा और KX बनेगा। तो क्या यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, KOH की जगह पे NaOH लिखता हूं एक्वस, तो ये रिएक्शन बनेगा, बोलो हाँ कि ना। कितना इजी हो गया ये। आप बोलोगे हाँ सर ये तो बड़ा आसान हो गया यार, सही है ना। क्लोरीन Na के साथ जाएगा तो क्या बचा, OH, वो इधर आएगा, बोलो हाँ कि ना। सिंपल, बहुत आसान हो गया। तो क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH, तो मेरे को ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पहले रिएजेंट लिखा, पहले मतलब मेरा रिएक्टेंट लिखा, मैंने प्रोडक्ट लिखा, फिर मैंने सिर्फ एनालिसिस किया कि अच्छा क्लोरीन को हटाना है और OH को लाना है, तो कुछ ऐसा रखना होगा जिसमें क्लोरीन के साथ जुड़ने वाला एलिमेंट भी हो और OH भी सप्लाई कर सके। आंसर आ गया, KOH या NaOH, एक्वस, बात खत्म। इतना इजी। पर यहां पर एक नोट है, डायरेक्ट नहीं है, नोट है, छोटा सा नोट है। नोट क्या बोलता है, अच्छा यहां पर अगर मैं इस रिएक्शन को इस तरह से लिखता हूं तो क्या आपके दिमाग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आता है, बोलो हाँ कि ना। Cl माइनस जाएगा, OH माइनस आएगा, हाँ कि ना। ऐसा आता है आपके दिमाग में, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आता है ना। पर नोट ये बोलता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स डू नॉट अंडरगो रेडिली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आप बोलोगे सर क्या पका रहे हो, पूरा रिएक्शन लिखने के बाद बोलते हो ये नहीं करते न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड्स जनरली डू नॉट प्रेफर टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये रिएक्शन यहां पे होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ और ये कंपाउंड तो एरोमेटिक है, तो ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए था। फिर क्यों हुआ भाई, फिर क्यों हुआ, देखो। तो नोट का इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन into phenol, it is first converted। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं घुस रहा हूं क्योंकि फिर आप पक जाओगे, आप बोलोगे कुछ ज्यादा ही हाई-फाई केमिस्ट्री हो गई। मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूं और आपको स्टेटमेंट सिंपल सी समझ लेनी है और याद रखनी है। इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू फिनॉक्साइड आयन। इसका क्या मतलब है जरा समझो, इसका क्या मतलब है समझते। इसका मतलब यह है कि क्लोरोबेंजीन को सीधा सीधा फिनॉल नहीं बना सकते, डायरेक्ट एक स्टेप में फिनॉल नहीं बना सकते।
पहले इंटरमीडिएट बनाना पड़ेगा। उस इंटरमीडिएट का नाम क्या है बच्चों? उस इंटरमीडिएट का नाम है फिनॉक्साइड आयन। बोलो बात समझ में आ रही है? मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जाने को वो तैयार नहीं था। वो बोला था भाई मैं नहीं जाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैं तो एरोमेटिक हूं। तो उसको पहले कन्वर्ट किया इनटू फिनॉक्साइड आयन, और उसके बाद वो फिनॉल में कन्वर्ट हो पाया। मतलब इट वेंट इनटू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म आफ्टर बिकमिंग फिनॉक्साइड। मेक सेंस? यस और? बाकी दोनों? साहिल अकेला हासर बोल रहा, बाकी किधर है? Yeah, okay. So phenol will be formed only after it gets converted into phenoxide. पहले इंटरमीडिएट फिनॉक्साइड बनाने का, बाद में फिनॉल बनेगा। ठीक है, ये क्लियर हो? दैट इज क्लोरोबेंजीन। दैट इज फर्स्ट वन। तो क्लोरोबेंजीन विद NaOH ऐसा। सेकेंड इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड चेक कर। बोलोगे सर बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसा दिखता है? ये शायद पहली बार सुना होगा बहुत बच्चों ने। भाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता क्या है? तो बता देता हूँ, बहुत आसान है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू फिनॉल, ठीक है, ये हमारा अचीव करना है हमको। तो ये बोलता है कि भाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लो। कैसा दिखता है? ये रहा बेंजीन विद SO3H ग्रुप। देखो क्या है? बेंजीन विद SO3H ग्रुप। इसको भी सेम NaOH के साथ ही रिएक्ट करना है। इसको भी NaOH के साथ ही रिएक्ट करना है। ठीक है, और इसमें भी आपका जो प्रोडक्ट है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा बन जाता है फिनॉल। अच्छा, बाय प्रोडक्ट इसमें अगर आप नहीं भी लिखते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दैट इज फाइन। मेन आपको याद रखना है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है फिनॉल। बस इतना याद रखना। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये रिएक्शन कभी जल्दी पूछते भी नहीं है एग्जाम में, तो ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 2 मोल, ये 2 बैलेंस कर लो, 2 मोल Na2SO3 प्लस H2। अच्छा, तो एज आई सेड ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइन, बहुत नॉर्मल चीज है। सिर्फ इतना याद रखना है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑन रिएक्शन विद NaOH will give you 2 moles of phenol Na2SO3 plus H2. Now, what I want you to mark about this in your state board textbook is हाँ, पेज 240 पेज 240 पे आ जाओ जल्दी जल्दी। देखो पहला वाला है क्लोरोबेंजीन, मिला सबको NaOH के साथ, उसमें 623 केल्विन एंड 150 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट था, जो एरो पे कंडीशंस लिखनी थी ना। अच्छा, ये आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने नीचे लिखा है एक नोट में, क्या लिखा है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स रिएक्शन जल्दी नहीं करते, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो उनका रिएक्शन करवाने के लिए उनको ज्यादा हीट भी करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशराइज भी करना पड़ेगा, यानी कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ही ये रिएक्शन होगा। बोलो हाँ कि ना? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही ये रिएक्शन होगा बच्चों। समझ में आई बात?
है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, और एक चीज, उस पर तीसरे नंबर पे है बेंजीन। मैंने सीक्वेंस चेंज किया क्योंकि मेरी कहानी नहीं बन रही थी ना, सीक्वेंस चेंज किया। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाला भी आपको मिलेगा, वहां पे NaOH है, वहां पे NaOH है एट 573 केल्विन। अगेन ऑल दीज रिएक्शंस, जो फिनॉल बनाने के सारे रिएक्शंस हैं, उसमें आपको हाई टेम्परेचर मिलेगा बच्चों, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है और एरोमेटिक कंपाउंड्स जल्दी रिएक्ट नहीं करते, मैंने आपको अभी बोला। और ये बिकॉज ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते तो इनको ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा अपने को टू मेक देम रिएक्ट। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। ओके, ठीक है, गुड। अच्छा, अभी अपन 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। सेम लिंक पे 5 मिनट के बाद वापस लॉग इन करो। 5 मिनट के बाद सबको सुनाई दिया मैंने क्या बोला? विल टेक अ 5 मिनट ब्रेक। 5 मिनट के बाद ऑन द सेम लिंक लॉग इन अगेन, ओके।